अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां आज भी आपको 100 साल पहले के अरब की जिंदगी नजर आएगी। ऐसा मुल्क जिसे आप मिडिल ईस्ट का नॉर्वे भी कह सकते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। इस कंट्री के अरब के लोग दूसरे अरब से कैसे मुख्तलिफ हैं? इस कंट्री को मिडिल ईस्ट का नॉर्वे क्यों कहते हैं? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? पाकिस्तानी और इंडियन क्या काम करते हैं? शदाद की जन्नत कैसी थी? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा पूरे मुल्क की आपको वो खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चलें अब निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम दी सल्तनत ऑफ ओमान है। इस कंट्री की कुल आबादी सिर्फ 53 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 123वें नंबर पर आता है। कुल आबादी का 87% लोग शहरों में रहते हैं और 13% गाँव में आबाद हैं। ओमान का कुल रकबा 3,09,501 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 72वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये अरब दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां आज भी आपको 100 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा। ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी, लेकिन इसके बावजूद इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। ये कंट्री आसारे कदीमा की एक खुली किताब है। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है और ये मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। इसके अलावा मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर सलाला है, जो दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में आता है। इस शहर में जाकर आप कई हजार साल पुराना अरब भी देख सकेंगे और इसके अलावा बहुत से अंबिया कराम और सहाबा कराम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ओमान के लोग नहायत सादा और मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदूरा और सर पर कलरफुल साफा पहनते हैं, जो इनकी सकाफत का हिस्सा भी है। इसी तरह ओमान की सकाफत का एक हिस्सा हंजर भी है। अक्सर ओमानी अपने साथ हंजर रखते हैं। ये हंजर आम तौर पर चांदी से बना होता है। अगर ओमान के बॉर्डर की बात करें तो ओमान के एक तरफ अरेबियन सी और बाकी इतराफ में दुबई, सऊदी अरेबिया और यमन वाक़या हैं। यहाँ के लोगों की कौमी जुबान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान बलोची, उर्दू और हिंदी है। दोस्तों, ये दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ जिंदगी पुरसुकून है। ओमानी नहायत मेहमान नवाज हैं, आपको इज्जत और मोहब्बत से मिलेंगे। अक्सर यहाँ के लोग मेहमानों को खजूरें और गावा पेश करते हैं। यहाँ के लोग मंदी और बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। ओमान में जराइम ना होने के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह ओमानी गवर्नमेंट के सख्त कानून हैं। यहाँ की पुलिस अमनो अमान रखने में कामयाब समझी जाती है और ओमान के लोग पुलिस फोर्स पर भरोसा भी करते हैं। खवातीन बगैर किसी परेशानी के आज़ादी से घूम सकती हैं। मस्कत की कुल आबादी 16 लाख के करीब है, जो आबादी का तकरीबन 30% है। ये मुल्क का माशी और तजारती मरकज भी है। इस शहर में पाकिस्तानी और इंडियन आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। इस कंट्री में 2,50,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो नौकरी और कारोबार के घर से आए हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी तामीरात, तजारत और ट्रांसपोर्ट जैसे बिजनेस चलाते हैं। पाकिस्तान की ओमान से दोस्ताना और बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ओमान में साजगार माहौल मुयस्सर है। इसके अलावा इंडियन की तादाद 7 लाख के करीब है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 720 रुपए के बराबर और इंडियन 220 रुपए के बराबर है। ओमान की जीडीपी $100 बिलियन है। इस कंट्री की मईशत का इन्हिसार तेल पर है। कुल जीडीपी का 60% तेल ही से आता है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर भी अहम किरदार अदा करता है। ओमान की गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। इस मुल्क में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है कि इस मुल्क के सुल्तान ने टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे से डेवलप किया है। यहाँ के लोगों की एवरेज सालाना आमदनी $25,000 है। ये कंट्री इस्लामिक और तारीखी खूबसूरती का शाहकार है। मस्कत सिटी में भी आपको बहुत ज्यादा ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी। इस कंट्री में सालाना 3 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले मस्कत सिटी में आते हैं। इस शहर की सबसे फेमस मस्जिद सुल्तान कबूस मस्जिद है। ये ओमान की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है।
اس میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہاتھ سے بنا ہوا قالین اور فانوس موجود ہے۔ قالین تقریباً 60,000 مربع فیٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ ٹورسٹ اسے دیکھنے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اگر آپ جائیں تو اس مسجد کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ مسقط سٹی کے ساحل پر ایک قلعہ بھی موجود ہے جس کا نام المیرانی فورٹ ہے۔ اس قلعے کو 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے بنایا تھا، جو آج بھی قائم ہے۔ دوسرے عرب کنٹریز کی طرح مسقط میں بھی سوق موجود ہے جس کا نام سوق مترا ہے، جہاں جا کر آپ عمان کی ثقافت کو قریب سے محسوس کر سکیں گے۔ مسقط میں آپ پیرا موٹرنگ کا بھی مزہ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہوگا۔ اس کی قیمت 20 عمانی ریال ہوتی ہے۔ آسمان سے آپ بہت خوبصورت نظارہ لے سکتے ہیں۔ جو قلعہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ قلعہ ہے جو پرتگالیوں نے بنایا تھا۔ اس کے لیے آپ کو سواری بیچ کے پاس جانا پڑے گا۔ دوستو، مسقط سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سنک ہول موجود ہے جہاں لوگ نہانے آتے ہیں۔ دوستو، آپ عمان کو مڈل ایسٹ کا ناروے بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی عرب ممالک کی نسبت یہاں قدرتی خوبصورتی سب سے زیادہ ہے۔ سمندر اور پہاڑوں کا نظارہ دیکھنے لائق ہے۔ یہاں جا کر آپ بوٹ رائڈ ضرور لیجیے گا جو آپ کو $50 کی ملے گی، جس میں پورا دن آپ سمندر میں گزار سکتے ہیں اور اس میں کھانا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس علاقے کا نام حساب ہے۔ یہ مسقط سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن دبئی کے ریس الخیمہ کے بہت قریب واقع ہے۔ لیکن یہاں سے مسقط جانے کے لیے آپ کو فیری لینی پڑتی ہے، یا آپ دبئی کے راستے مسقط جا سکتے ہیں۔ مسقط شہر آپ کو صاف ستھرا نظر آئے گا۔ مسقط کے کارنر سے سمندر کا نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ دوستو، یہ عرب کا ایسا کنٹری ہے جہاں لوکل عمانی عربی بھی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسا کہ ٹیکسی عام طور پر عرب کنٹریز میں پاکستانی، انڈین یا بنگالی چلاتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو صرف عمانی نظر آئیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور ملک کا امن و امان بہتر رکھنے کے لیے انٹیلیجنس کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے عربی محنتی لوگ ہیں، یہ کام کر کے کھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ مسقط میں ایک ٹریڈیشنل روزنہ ریسٹورنٹ موجود ہے۔ یہ بالکل آپ کو پرانے عرب کی یاد تازہ کر دے گا۔ یہ ایک قلعے کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ دوستو، مترا سوق کے بالکل پاس ہی سلطان کا پیلس موجود ہے، جس کی بلڈنگ کا آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے عمان کا آغاز ہوا تھا۔ یہ سارا علاقہ بہت خوبصورت اور تاریخی ہے۔ چلیں اب مسقط سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں وادی مبام۔ مسقط سے یہ 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں بہت خوبصورت آبشار اور قدرت کے حسین منظر دیکھنے کو ملیں گے۔ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں عمان کا دوسرا سب سے فیمس سٹی، جس کا نام سلالہ ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں بھی آتا ہے۔ یہ قدرتی خوبصورتی سے بھی مالا مال ہے۔ اس کی جبل صاحبہ بھی بہت فیمس ہے، جو اس شہر کا بلند ترین مقام ہے۔ دوستو، عمان کے کچھ علاقوں میں عورتیں آج بھی چمڑے کا ماسک پہنتی ہیں۔ عام طور پر شریعہ کے علاقے میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا۔ عمان کے گھر آپ کو زیادہ تر سفید اور لائٹ براؤن ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ڈارک کلر کرنے پر اس ملک میں پابندی ہے۔ ایسا کرنے پر آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس کنٹری میں سودی نظام کافی حد تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ بینک میں پیسہ رکھوا کر سود نہیں کھا سکتے۔ زیادہ تر بینک اسلامک بینکنگ سسٹم کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی عرب کنٹریز میں ایسی واٹر فال کبھی نہیں دیکھی ہوگی جیسی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی اور کرسٹل کلیئر واٹر ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے۔ اس علاقے کا نام وادی دربت ہے۔ یہ تقریباً سلالہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوستو، سلالہ میں آج بھی آپ کو کھانے کی ڈشز پتھروں پر پکتے ہوئے نظر آئیں گی، اور دنیا کا سب سے مزیدار اونٹ کا گوشت بھی یہیں پر ملے گا۔ آپ جب بھی جائیں تو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ دوستو، آپ نے شداد کی جنت کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ یہ قوم عاد کا بادشاہ تھا جو 8000 سال پہلے عمان کی سرزمین پر موجود تھا۔ یہ بادشاہ اور قوم عاد شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ شداد کے پاس طاقت اور سونا سب کچھ تھا، جس کا اسے سب سے زیادہ غرور تھا۔ اس نے زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور سلالہ کے پاس جنت بنانے کا آغاز ہوا، جس میں دودھ اور شہد کی نہریں اور سونے کی اینٹیں لگانے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس جنت کو بنانے میں کئی سال لگ گئے۔ جب یہ تیار ہوئی تو اس میں کئی محل سونے اور جواہرات سے تیار کیے گئے تھے۔ جب شداد اس میں داخل ہونے لگا تو اللہ کے حکم سے وہیں پر ہلاک ہو گیا، اور بعد میں اللہ کا عذاب بھی اس قوم پر نازل ہوا۔ آج بھی اس کے علاقے میں اس کے آثار موجود ہیں۔ اس علاقے کو آج اوبر کہا جاتا ہے۔
जो सलाला से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों कहा जाता है कि सामरी जादूगर का घर भी ओमान में सलाला के पास मौजूद है। सामरी जादूगर का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। ये वो शख्स था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ लेकर गए थे तो सामरी ने बनी इसराइल के लोगों को गुमराह किया और सोने का बछड़ा बनाने का कहा, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो इसे अपनी कौम से निकाल दिया और कहा जाता है कि इसके बाद इसने ओमान और यमन के बॉर्डर के पास पनाह ले ली। ओमान में सहाबा कराम और अंबिया कराम की कब्र मुबारक भी मौजूद हैं, जिनमें हजरत अमरान अलैहिस्सलाम जो अपने दौर के नबी रह चुके हैं, इनकी कब्र मुबारक सलाला में मौजूद है। ये एक अहम रूहानी मुकाम है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी सलाला के पहाड़ पर मौजूद है, जो एक मुकद्दस मकाम है। इस जगह बहुत से विजिटर्स भी आते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक किला भी ओमान में मौजूद है, जिसे आज तक कोई फतह नहीं कर सका। ये किला निज़वा के इलाके में मौजूद है। इसका डिफेंस सिस्टम इतना शानदार था कि जो भी अंदर आने की कोशिश करता था मारा जाता था। अंदर आते ही इसके सर पर पत्थर या गर्म तेल आना शुरू हो जाता था। इसके बाद जमीन के अंदर सीधा गिरा दिया जाता था। इस किले के अंदर पूरा बाजार भी बनाया गया है। आज से 300 साल पहले तक ओमान का दारुल हुकूमत निज़वा था और इसी वजह से ये जगह टूरिस्ट की अट्रैक्शन की वजह है। ओमान की हुकूमत तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है, जिसकी वजह से आज भी ओमान का लिटरेसी रेट 96% है और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस गवर्नमेंट अदा करती है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरें। ओमान की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है। ओमान बहुत से स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी ऑफर करता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 500 ओमानी रियाल से 700 ओमानी रियाल पर सेमेस्टर है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।